बैलेंस शीट में क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसमें पहला मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि इसमें हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गए, है ना, तो ऑब्वियसली दोनों को मिला कर लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कि इसमें हमारे सारे ही तरह के रिजर्व्स आ जाएंगे, हर प्रकार के, कोई भी रिजर्व हो वो इसके अंदर आ जाएगा, और साथ ही साथ जो आप इस साल प्रॉफिट कमाते हो वो भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है। तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स मैंने आपको बताया था बियरर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नाम नहीं लिखा होता किसी का, तो ये भी एक तरह की शेयर कैपिटल ही है, वैसे बेकार पॉइंट है तो आप चाहें इग्नोर मार दो। इसी तरह शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब भी ये होता है कि कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी मिल गया लेकिन कंपनी अलॉटमेंट बाद में करेगा, तो ये भी शेयर कैपिटल की तरह ही होता है, ये भी वैसे बेकार पॉइंट है, इसको भी चाहे आप इग्नोर मार दो। अच्छा, फिर आती हैं लाइबिलिटियाँ, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होंगी और करंट लाइबिलिटी होंगी, दोनों में 4-4 सब हेड्स हैं, इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में है लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे डिबेंचर, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ये आपने AS 22 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में इतना रेलिवेंट नहीं है, हालांकि इसका मतलब ये होता है अकाउंटिंग इनकम ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मान लो कोई और लाइबिलिटी है लाइक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो लंबी अवधि की है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन लाइक कोई ग्रेचुइटी का प्रोविजन आप बना रहे हो। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ में है शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे आप कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग करते हो, कभी कभी शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मेन प्राइमरी एग्जांपल है, वो है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ ए लॉन्ग टर्म डेट। तो कई बार क्या होता है, मैंने 5 साल के लिए लोन लिया, ठीक है, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए मुझे 1 साल बाद ही पे करने हैं। अब जो अमाउंट मुझे 1 साल बाद ही पे करना है, तो हम उस अमाउंट को तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे, तो उसे बोला जाता है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगी। या इसके अलावा कोई बोरिंग आपने करी ही शॉर्ट टर्म के लिए है लाइक कैश क्रेडिट, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, वो आपको पता है, क्रेडिटर्स एंड BP। अदर करंट लाइबिलिटी जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेनली आपका जो चलता है एग्जाम्पल वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, है ना, जैसे कोई भी आपने टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन बनाया तो वो एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, तो ये आपकी लाइबिलिटियाँ हो गई। इसके बाद एसेट्स में देखो एक छोटा सा चेंज है, आप अपने नोट्स में भी कर लेना। एसेट्स के अंदर जो पहला मेन हेड होता है नॉन करंट एसेट्स, तो उसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो A में लिखा हुआ है PPE, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसके अंदर नंबर 1 में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है ना। लेकिन अब जो थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये आप चाहे अपने नोट्स में भी ठीक कर लेना। अब टेंजिबल एसेट वर्ड जो है इसको हटा दिया, मतलब अब ये वर्ड नहीं है एज पर शेड्यूल 3, टेंजिबल एसेट वर्ड पर इसलिए कालिक पोत देते हैं। अब जो वर्ड है वो इसकी जगह PPE ही है सीधा, तो मतलब PPE को यहाँ 1 पर लिख दिया, तो आप ऐसा समझ लो कि PPE जो है वो अब कोई A नहीं है, A के आगे सीधा 1 पे PPE लिखा है। तो टेंजिबल एसेट वर्ड अब आपको शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट के एनेक्स्चर में अगर आप देखोगे, चेक करोगे तो नहीं नज़र आएगा, टेंजिबल एसेट की जगह वर्ड नज़र आएगा PPE। बाकी मतलब वही है, PPE का मतलब क्या है कि आपके पास बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, कोई भी ऐसा टेंजिबल एसेट है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब PPE में आ जाएगा। बाकी आप AS 10 भी पढ़ते हो PPE का, तो अधिक जानकारी के लिए आप AS 10 भी रेफ़र कर सकते हो। इन टेंजिबल एसेट्स वो भी आपको पता है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो AS 26 में हम कवर करते हैं, वो भी आप पढ़ चुके हो। बाकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अगर कोई एसेट बन रहा है, या इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब कोई फॉर्मूला या कोई ऐसी चीज़ बन रही है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब लंबी अवधि का कोई इन्वेस्टमेंट है। डेफर टैक्स एसेट, कोई अकाउंटिंग इनकम इस बार कम है टैक्सेबल इनकम से। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस, आपने कोई लंबी अवधि के लिए लोन दिया। या अदर नॉन करंट एसेट, मतलब कोई भी ऐसा एसेट हो सकता है जैसे जस्ट लाइक फिक्टिशियस एसेट। फिर इसके बाद करंट एसेट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स के जो सब हेड्स हैं वो देखो क्या हैं, 6 सब हेड्स हैं। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जैसे कोई छोटे समय के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन्वेंट्रीज जो 6 तरह की होती हैं, याद रखनी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। ये तो अच्छी वाली हो गई। 2 गंदी वाली हैं
लूज टूल्स और स्टोरर स्पेयर्स, ये सब इन्वेंट्री के अंदर आएगा। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स, वो हमको पता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बड़ा ही अच्छा पॉइंट है कि कैश इन हैंड जो हमारे हाथों में है और कैश एट बैंक। बैंक में ये ध्यान रखना है कि जो हमारा करंट अकाउंट में पैसा है उसी को हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। अगर मान लो हमने बैंक में कोई एफडी में पैसे रख रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो फिर वो एक इन्वेस्टमेंट बन गया, तो फिर हम उसको मतलब कैश इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे, वो तो फिर इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, आपने किसी को छोटे समय के लिए लोन दिया, या अदर करंट एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंस या एक्रूड इनकम, ये सब, तो ये हमारे टोटल एसेट्स बन जाते हैं। अब जैसे ही हम पार्ट 1 ख़त्म करते हैं, बैलेंस शीट ख़त्म करते हैं, तुरंत उसके नीचे पार्ट 2 यानी कि पीएनएल अकाउंट स्टार्ट होता है। अब पीएनएल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप यहाँ देख रहे हो। सबसे ऊपर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता है नेट सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप। फिर दूसरे आते हैं अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब हो गया कि जो हमारे मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या हमने कोई एसेट बेचा उस पर प्रॉफिट हो गया। तो इन दोनों को जोड़कर क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। फिर हम एक्सपेंसेस लिखते हैं जो इसी ऑर्डर में इसी लिस्ट के अनुसार लिखे जाएंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो सबसे पहला होता है CMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये डायरेक्टली गिवन होगा। तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्री, किन किन की, फिनिश्ड गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की और स्टॉक इन ट्रेड की। उसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस EBE, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। फाइनेंस कॉस्ट, जैसे हम जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट पे करा डिबेंचर पर, वो एक फाइनेंस कॉस्ट है। बाकी डेप्रीसिएशन, वो आपको पता ही है, सिंपल। और अदर एक्सपेंसेस, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आमतौर पे आपको अदर एक्सपेंस का नोट बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। फिर इन सारे एक्सपेंसेस का हम टोटल करते हैं और फिर नंबर 5 में हमारा निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है कि जो भी हमारे टोटल रेवेन्यू है और जो हमारे टोटल एक्सपेंस है उनको हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो फिर बचेगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो कर देंगे, है ना। तो इस पर हमने क्वेश्चन भी मतलब कर रखे हैं और मैं आपको बताऊंगा भी बाद में कि इस यूनिट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट, तो उससे आपकी सारी कवरेज हो जाएगी। अब चलते हैं हम यूनिट 2 पर। यूनिट 2 जो है वो हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसमें जनरली बड़ा क्वेश्चन ही आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, है ना। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब आपको बताया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये बताया था कि इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट बताता है, ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि हमारा फ्लो कैसा है, हमारा कैश का आना और हमारे कैश का जाना क्या है, कैसा है, कहाँ से आ रहा है। और कैश इक्विवेलेंट को हम क्या क्या लेते हैं वो भी आपको बताया था कि हमारा कैश एट बैंक कितना है ना, बैंक में हमने पैसे रख रखे हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अगर कुछ हैं तो इनको हम कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। अब इसमें हम जितने भी इनफ्लो हैं और जितने भी आउटफ्लो हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हम उनको 3 अलग अलग गतिविधियों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर हमारा कैश फ्लो हो कहाँ रहा है। तो हम इसीलिए एक्टिविटियों को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अभी बताऊंगा। ऑपरेटिंग का मतलब हो गया जो हमारी मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी है ना, सामान बेचना, सामान खरीदना, पैसे लेना, पैसे देना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जो हमारे मेनली एसेट से रिलेटेड होती हैं, निवेश से रिलेटेड होती हैं। आप एसेट खरीदते हो या कुछ निवेश करते हो और आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटियाँ होती हैं जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं कि भाई हमने लोन कहाँ से लिया है, हमने शेयर कैपिटल कहाँ इशू करी है या रिडीम करी है, ये सब चीज़ें। अब 2 तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, खासकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मेनली। डायरेक्ट मेथड का मतलब है जैसे आप यहाँ पे एक कैश अकाउंट देख रहे हो, है ना, या कैश बुक देख रहे हो, तो इसमें डेबिट साइड पर आपको दिखता है पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आपको दिखता है पैसा जा रहा है, तो सिंपल हो गई बात। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि वो किस एक्टिविटी का है। जैसे हमने डेटर से कैश कलेक्ट करा तो हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारी लॉटरी इनकम लग गई तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारा कुछ कैपिटल हमने रेज कर दिया तो हम कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
पेमेंट साइड में आप देखो, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने मशीन खरीदने के पैसे दे दिए, निवेश करा पैसा, हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो अपने आप में मतलब कोई मेथड नहीं है, इट इज़ ओनली आप एक कैश बुक से रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को मतलब देख रहे हो और आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो इसको बोल सकते हो आप डायरेक्ट मेथड, है ना। उसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे आपको करके भी दिखा दिया था। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड जो होता है हमारे लिए तो यही रेलिवेंट है और इसी को समझना है मेनली, तो कि इसका मुद्दा क्या है। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है उसका मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमारे पास पूरा कैश अकाउंट नहीं है और हमको बैलेंस शीट से या कुछ जानकारी से पूरा कैश फ्लो निकालना है कि कितना हुआ। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, इस फ्लो को समझना। हम सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में कि प्रॉफिट कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर जो भी अप्रोप्रिएशंस वगैरह करे, डिविडेंड शिविडेंड जो पे करा वो ऐड बैक करते हैं ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें बिफोर ये सब अप्रोप्रिएशन। फिर हम टैक्स भी ऐड बैक करते हैं ताकि हम निकाल सके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक पहुँच गए। फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा अगर है तो वो भी ऐड बैक करते हैं, इनकम अगर है तो वो भी घटा देते हैं ताकि हम अपने इस मेन स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएँ जहाँ एरो लगा हुआ है कि भाई हमारा प्रॉफिट क्या था बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर हम दो चीज़ करते हैं, ऐड करते हैं जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश खर्चे हमने करे उन्हें ऐड बैक कर देते हैं और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हमें हुई वो डिडक्ट कर देते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। जो लाल कलर में हमारा पहला पड़ाव आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम देखते हैं हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में कैसा कैसा चेंज हुआ है। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी है या करंट एसेट कम हुआ है तो ऐड बैक करेंगे, इसका उल्टा हुआ है तो डिडक्ट करेंगे। तो वो हमारा आ गया कैश जो हमें ऑपरेशन से मिला। इसके बाद बस अगर कोई टैक्स पे हमने करा है तो उसको डिडक्ट करते हैं, या अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, इनकम गिवन है तो उसको हम डिडक्ट या ऐड जो भी करना है वो करते हैं और फिर हमारा फाइनल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आता है। एक दो बात का ध्यान रखना है, आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, आंसर नेगेटिव आएगा तो हम लिख देंगे कैश यूज्ड, है ना। तो ये एक फ्लो हो गया, मेनली आपको याद ही रखना है, इसमें कुछ ऐसी कॉन्सेप्चुअल कहानी तो है नहीं। अच्छा, अब इसका लॉजिक वगैरह तो चलो आपको सब समझा ही दिया था कि क्यों ये सब हम करते हैं, वो सब नाटक तो आपके पास है ही। मुद्दा ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और फिर उसमें नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस मतलब ऐड बैक करने हैं प्रॉफिट में और नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिडक्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ना। और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस लेने और फिर हम फाइनल कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल पाते हैं। अब एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो कैश फ्लो के अंदर, क्योंकि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आएगा। अब वो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट मेनली चिपकाते हैं। एक होती है मेन प्रोविज़न फॉर टैक्स से रिलेटेड, इसको कैसे डील करना है, वेरी सिंपल। ओपनिंग बैलेंस लिखा, बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, बैलेंस सीडी, वो तो सिंपल हो गए। अब अगर हमने टैक्स पे करा है, अगर पेमेंट करी है तो डेबिट साइड लिखेंगे, वो हमारा ऑपरेटिंग में माइनस होगा और जितना भी प्रोविज़न हम बना रहे हैं जो पीएनएल में चार्ज कर रहे हैं उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो हमारा वर्किंग नोट में या फिर हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर ऐड बैक हो रहा होता है। तो ये हमारा बस प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट का एक मेन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह एडवांस टैक्स अकाउंट, एडवांस टैक्स क्या है, एक एसेट है, तो बैलेंस लिखा ओपनिंग में, क्लोजिंग में बैलेंस लिखा, बैलेंस सीडी, तो ये तो हमारा सीधा सीधा हो गया। अब जो भी हमने पेमेंट करी एडवांस टैक्स की, तो देखो पेमेंट ऑफ टैक्स डेबिट में आ गया टू कैश, और अगर हमें वापस मिल गया, रिफंड हो गया, तो क्रेडिट में आ गया बाय कैश। तो दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में या तो ऐड होंगे या डिडक्ट होंगे, ये हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है एडजस्टमेंट आपका, फिक्स्ड एसेट अकाउंट से रिलेटेड। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट अगर कंपनी कॉस्ट पर बनाती है और उसका प्रोविज़न फॉर डेब्ट अलग से बनाती है तो हमको ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये आपका सेम ही है जो आप 11th क्लास से देख रहे हो, इसमें तो मतलब मैं क्या ही समझाऊं, मोटा मोटा आपको पता ही है। ओपनिंग बैलेंस लिखना है, परचेज जो करा वो डेबिट में आ गया, प्रॉफिट जो हुआ वो डेबिट में आ गया, अगर हम एसेट को बेच देंगे तो क्रेडिट में आ गया, लॉस होगा वो क्रेडिट में आएगा, उसका जो टोटल डेप्रीसिएशन है वो क्रेडिट में आएगा जो हम क्रॉस पोस्ट करते हैं, बस वो ध्यान रखना है। बाकी बैलेंस सीडी बच जाएगा।
फिर पीएफडी अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखते हैं, और जो भी डेप्रिसिएशन हमारा हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो हमारा क्रेडिट में बच जाएगा। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि सेल और परचेज जो करी वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी, लेकिन अगर कोई डेप्रिसिएशन है, कोई गेन है, कोई लॉस है, वो सब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। तो ये आपको ट्रीटमेंट्स आई होप कि याद होंगे। अच्छा, कभी कभी कंपनी जो बुक वैल्यू पर ही एसेट अकाउंट बनाती है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एसेट अकाउंट प्रिपेयर करेगी, जिसमें पीएफडी अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेगी और पीएफडी की कोई बात भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको एक ही सिंगल अकाउंट ऐसे बनाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट सेम रहेगा। तो एक हो सकता है आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ जाए। अच्छा, अब इसमें जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए दोस्त हमने वैसे सवाल में भी करे हैं, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो सकते हैं, लेट्स से जो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल में भी यूज़ करा था कि जैसे आपको कोई लॉटरी इनकम हो गई तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गई, या कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, अर्थक्वेक सेटलमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ों को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह देते हैं। बाकी क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब देखो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या करना है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनको निकालने का मेन फॉर्मेट याद रखना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको कोई फॉर्मेट नहीं याद रखना। उसका रीज़न है क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होते हैं ना, वो सिंपल डायरेक्ट ही होते हैं, उसमें कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता। अब जब भी इनफ्लो होगा तो हम ऐड करेंगे, आउटफ्लो होगा तो डिडक्ट करेंगे। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कब होता है, जब हम एसेट को सेल करते हैं, और आउटफ्लो कब होता है, जब हम एसेट को परचेज करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कब होता है, जब हम कैपिटल को रेज करते हैं, लोन रेज करते हैं, और आउटफ्लो कब होता है, जब हम कैपिटल को कम करते हैं या लोन को रीपे करते हैं। तो वो हम सिंपल से पॉइंट्स होते हैं जो प्लस माइनस करके हमको लिखने होते हैं। बाकी इसका क्वेश्चंस जो हैं इसमें मैंने आपको टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस इसमें मार्क करें, इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो के, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है इसका कैश फ्लो के अंदर वो यही है। हाँ ठीक है ना, तो याद आ गया कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या करना है मेनली। और तीनों एक्टिविटियों के आंसर को ऐड करना है ना। अगर आपको लास्ट स्टेप भी देखना हो तो तीनों एक्टिविटियों के आंसर को क्या करना है, हमको ऐड करना होता है, और फिर उससे जो भी आंसर आएगा उसमें ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे तो वो बराबर होगा क्लोजिंग कैश बैलेंस के। तो जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेमो जो कर रखा था उसमें सेम चीज़ आ रही थी। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ये छोटा चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक मतलब नॉर्मल चैप्टर है। ठीक है, याद आ गया। ठीक है राजीव, ओके भव्या। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, 4 क्वेश्चंस इसके हैं। तो देखो 4 यूनिट 1 के हैं, 4 यूनिट 2 के हैं, 8 क्वेश्चंस बस करना गिनती के, और कुछ मत करना, और उसके बाद बस छोड़ देना तो आपका कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 4 मतलब आप मान लो 10 नंबर की अगर वेटेज अकेले भी रख लेगा तो आपके 10 नंबर ये पक्के हो सकते हैं, और अगर 12 से 15 नंबर तक का आ गया तो भी वेल एंड गुड, कोई टेंशन। चलो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा ये है ब्रांच अकाउंटिंग, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वैसे तो, और इसका क्वेश्चन आप देखो मान के ही चलो कि लगभग आएगा ही आएगा, तो इस पर आप रिस्क मत लेना। और जब मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहा था मैं आपके लिए, जो 30 क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चंस करने हैं इस मॉड्यूल 3 के, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से निकले, क्योंकि इस चैप्टर के जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है ना। मतलब जिनको याद होगा तो मैं आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ब्रांचेस के अंदर हमारी जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉरेन ब्रांच वाले, कुछ नॉर्मल डोमेस्टिक ब्रांच वाले। फिर कुछ ब्रांच होती हैं जिनकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करता
हेड ऑफिस कहता है कि मैं बुक बना रहा हूँ आपकी, तो उसमें देखो अलग अलग मेथड होते हैं, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और लीस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट्स मेथड भी है। लेकिन मतलब इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत है। अच्छा, फिर इसमें क्वेश्चन आते हैं जिसमें खाली जर्नल एंट्री करनी है 5 नंबर के, तो इसके क्वेश्चंस में थोड़े मतलब आपको ज़्यादा है, टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, करना ज़रूर, इम्पॉर्टेंट भी है। तो जैसे हमने सीखने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था इंडिपेंडेंट ब्रांच, है ना, और आप भी रिवाइज इसी ऑर्डर में करना। बुक में हो सकता है पहले डिपेंडेंट दे रखा है, लेकिन आप पहले इंडिपेंडेंट करना, इससे थोड़ा क्लैरिटी रहती है ना। अब देखो, इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ये है कि हेड ऑफिस बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है, वो एक अलग एंटिटी है, और ब्रांच ऐसे काम कर रहा है जैसे वो एक बिल्कुल अलग एंटिटी है। तो दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं। अब फिर मैंने आपको इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन लिखवाई थी, उसको समझ लेते हैं बेसिक। अब मान लो कुछ हेड ऑफिस अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उनको कौन रिकॉर्ड कर रहा है? हेड ऑफिस। लेकिन अगर ब्रांच कुछ अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ब्रांच, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड में देखो, जैसे ब्रांच को गुड्स भेजा हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस के नज़रिए से तो ये एक प्रकार से सेल है, और ब्रांच के नज़रिए से एक प्रकार से परचेज है। तो अब क्या एंट्री करते हैं? अब हेड ऑफिस तो एंट्री नॉर्मल करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर सेल करता तो, और ब्रांच की एंट्री करता गुड्स खरीदने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। बस ये सेल परचेज वर्ड बोलते नहीं है। तो हेड ऑफिस क्या लिख रहा है? गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच क्या लिख रहा है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, जो आप ब्लॉक में कटा हुआ देख रहे हो। यही तो ट्विस्ट बताया था। बस ऐसे वो कैश भेज देता है, या मान लो हेड ऑफिस ने एक मशीन खरीदी, वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब वो मशीन ब्रांच को भेज रहा है, तो क्या एंट्री करेगा? ब्रांच डेबिट टू मशीन, सिंपल। और ब्रांच को मशीन मिल गई, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? मशीन डेबिट टू हेड ऑफिस। तो इसी तरह डेप्रीसिएशन की एंट्री हो रही है। इसी तरह मान लो प्लांट परचेज करा हेड ऑफिस ने, लेकिन इसमें 9th पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो ध्यान रखना है कि मान लो प्लांट परचेज करा हेड ऑफिस ने, और हेड ऑफिस कह रहा है कि इसका अकाउंट भी मैं ही मेंटेन करूंगा। तो ऐसे केस में फिर जब प्लांट अगर हेड ऑफिस भेज भी रहा है ना ब्रांच को, तो उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकली बुक्स अभी भी हेड ऑफिस के पास ही है। तो इसका मतलब बुक्स के नज़रिए से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बुक्स अभी भी प्लांट ही मेंटेन कर रहा है, मतलब हेड ऑफिस ही मेंटेन कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। बाकी अगर इस प्लांट पर डेप्रीसिएशन लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि क्योंकि प्लांट यूज़ कर रहा है ब्रांच, तो एक्सपेंस कौन रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच। तो इसीलिए डेप्रीसिएशन का खर्चा कहाँ है? ब्रांच की बुक्स में। लेकिन प्लांट किसका कम होगा? हेड ऑफिस का, क्योंकि प्लांट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो प्लांट कहाँ कम हो रहा है? हेड ऑफिस की बुक्स में। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको सिखाया था। और सारी जर्नल एंट्री एग्जाम में ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन भी आपको 2 दूंगा इसके इंपॉर्टेंट, वो इसी पर बेस्ड होते हैं। तो जैसे पॉइंट 11 है कि सैलरी हेड ऑफिस पे कर रहा है, लेकिन ब्रांच के एम्प्लॉयज़ की, तो खर्चा किसका है? ब्रांच का, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। इसी तरह ब्रांच के डेटर्स हेड ऑफिस कलेक्ट कर रहा है, तो डेटर किसके हैं? ब्रांच के, तो ब्रांच के डेटर कम हो जाएंगे, लेकिन कैश किसको रिसीव हो रहा है? हेड ऑफिस को, तो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये ही एंट्रियाँ एग्जाम में बनती हैं जो पूछता है वो छोटे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन हम अपने प्रोसेस को ध्यान करते हैं, जो स्टेप्स आपको लिखवाए थे। देखो, जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच में काम करते हैं तो हमारे स्टेप्स कैसे चलते हैं, एक सेकेंड बताता हूँ। चलो, तो देखो स्टेप्स में हमको क्या याद रखना है कि सबसे पहला जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो हमें ब्रांच का और हेड ऑफिस का कुछ बैलेंस देगा। तो वो बैलेंस अगर आपस में टैली नहीं हो रहा, मान लो हेड ऑफिस कह रहा है कि मुझे 10,000 लेने हैं ब्रांच से, ब्रांच कह रहा है मुझे 12,000 देने हैं हेड ऑफिस को, तो आपस में इसका मतलब अगर टैली नहीं हो रहा, तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ या तो गुड्स एंड टू ब्रांच का रहा होगा, गुड्स इन ट्रांजिट, या कैश इन ट्रांजिट का कुछ रहा होगा जो क्वेश्चन हमें बता देगा, तो वो हम रिकनसाइल कर देंगे। उसके बाद बस हमें नॉर्मल ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है, जैसे हम बनाते हैं, या ट्रेडिंग और P&L बनाना है, जिसका क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। और क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पे अगर वो मिसिंग दे देता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप मतलब कॉस्ट के ज़रिए क्लोजिंग स्टॉक पता लगा लोगे। सेम हेड ऑफिस का भी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है अगर कहेगा तो, और उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक का पता लगा लोगे। और फिर हमें ब्रांच को जो मेन काम है वो क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है हेड ऑफिस के साथ। यानी कि ब्रांच अपने सारे एसेट्स क्या करेगा, हेड ऑफिस को दे देगा, सारी लायबिलिटी हेड ऑफिस को दे देगा, और अपना सारा प्रॉफिट भी हेड ऑफिस को दे देगा। अब वो प्रॉफिट हम एक साथ भी दे सकते हैं अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है,
या हो सकता है खर्चे अलग दे दें, रेवेन्यू अलग दें, तो भी बात वही पड़ेगी। और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट ईयर के पहले दिन हेड ऑफिस जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वापस लौटा देता है, मतलब एक प्रोसेस सिखाने के लिए लिखवाया था। बाकी प्रॉफिट तो हेड ऑफिस का ही होता है, तो वो हेड ऑफिस अपने पास रख लेता है। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप करोगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो तो बहुत ही सिंपल है, उसका एक ही क्वेश्चन है, वो तो आप ऐसे ही देख लोगे तो याद आ जाएगा, जिसमें बहुत सारी इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से, दूसरी तीसरी ब्रांच से, इस तरह से बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं ब्रांच। तो उसमें सिंपल फंडा आपको ये बताया था कि जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स बना लो, और जिसका फंडा क्या है, अगर रिसीव कर रहा है कोई ब्रांच तो डेबिट, और जो गिवर है वो क्रेडिट। तो इस तरह से सारी करने के बाद एक नेट इफेक्ट करके जर्नल एंट्री बन जाएगी, जिसका आपने एक ही क्वेश्चन है जो हमने कर लिया था सिंपल। अच्छा, अब आते हैं फॉरेन ब्रांचेस पर, है ना। फॉरेन ब्रांच में क्या होगा कि या तो हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच विदेश में है, या उल्टा भी हो सकता है कि हेड ऑफिस विदेश में है, ब्रांच इंडिया में। मतलब पॉइंट ये है कि दोनों की करेंसियाँ अलग होंगी, हेड ऑफिस की भी और ब्रांच की भी। तो हमें दोनों की करेंसियों को सेम लेवल पर लाना है, मतलब कि हेड ऑफिस जहाँ पर भी है उसके हिसाब से करेंसी को, ब्रांच वाली करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बस ध्यान रखना है, बाकी स्टेप्स सेम रहते हैं। तो हम जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमको AS 11 के नियम का ध्यान रखना है, जो बेसिकली वैसे तो सिंपल है कि फिक्स्ड एसेट या उस पर लगा डेप्रीसिएशन है या इन्वेस्टमेंट्स हैं तो परचेज रेट पर जो भी दिन है वो क्वेश्चन बताएगा। बाकी करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटियों को क्लोजिंग डेट के रेट पर 31 मार्च वाले, और इनकम और एक्सपेंसेस को हम आमतौर पे मतलब हिसाब से देखें तो एवरेज रेट पर कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्ट करने के रूल्स हो गए। हाँ, कुछ स्पेशल आइटम्स होंगे, जैसे गुड्स भेजे ब्रांच को, या ब्रांच को हमने कोई एसेट दिलवा दिया, तो ऐसी चीज़ों का रेट नहीं देखना, ऐसी चीज़ें हम हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस से वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये भी बात हमें पता थी। बाकी जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा हेड ऑफिस के में या ब्रांच के में, वो हम किसके माध्यम से सही कर लेंगे, वो हम सही कर लेंगे अपने P&L के माध्यम से। अच्छा, फिर होते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। अब इसके भी क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, जिसमें बेसिकली हमारे डेटर मेथड है, स्टॉक एंड डेटर मेथड है। तो मैं आपको पहले डेटर मेथड से बताऊंगा। तो डेटर मेथड में हमको मेन बस क्या ध्यान रखना है कि एक ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा, उसका फॉर्मेट बस याद रखो अच्छे से, बहुत ही सिंपल है कि जो भी ब्रांच के एसेट्स हैं, है ना, उनको डेबिट में लिख लिया, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, जो भी है सारे डेबिट साइड पर लिख लिए। और फिर जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है वो डेबिट साइड पर लिख लिया। हेड ऑफिस ने अगर कुछ कैश भेजा ब्रांच को, वो डेबिट साइड पर लिख लिया। और अगर लाइबिलिटी है इन केस उनका कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड पर लिख लिया। हालांकि हमारे किसी भी किताब के सवाल में नहीं है तो आप इग्नोर भी मार सकते हो। क्रेडिट साइड पर हम क्या लिख लेते हैं कि जो भी मान लो हमारे ओपनिंग में कुछ लाइबिलिटी हैं, वैसे होंगी नहीं, लेकिन कुछ हमने अब गुड्स रिटर्न कर दिए मान लो ब्रांच ने, वो, या कैश जो ब्रांच ने भेज दिया हेड ऑफिस को। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो कैश सेल्स के लिए कैश भेजा और जो कैश कलेक्टेड हुआ डेटर से वो भेजा, जो रेड कलर से अंदर दिख रहा है। और जितने भी क्लोजिंग एसेट्स हैं आपके, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, कैश हो, या कैश इन ट्रांजिट हो, या स्टॉक इन ट्रांजिट हो, ये सब हमारे क्लोजिंग एसेट्स आ जाएंगे। अब इनमें बस क्या ध्यान रखना है कि जब हम स्टॉक वाले आइटम्स को डील कर रहे हैं, चाहे ओपनिंग स्टॉक को, चाहे क्लोजिंग स्टॉक को, चाहे गुड्स इन ट्रांजिट्स को, तो वो हमेशा हमें कॉस्ट पर शो करने हैं, है ना। अब वो हो सकता है उसमें प्रॉफिट लगाकर भेजता हो, लेकिन हम उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करके सिर्फ कॉस्ट पर ही उसको कंसिडर करते हैं। तो ये एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि ब्रांच अकाउंट में बस यही आइटम आते हैं। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, वो इंग्लिश ट्विस्ट कर देगा, कुछ कहानी दे देगा, लेकिन लॉजिकली आइटम्स यही होंगे। तो इसका भी एक क्वेश्चन कवर करा है हमने। अच्छा, इसी तरह दूसरा मेथड होता है जो होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड थोड़ा सा प्रिपरेशन में लंबा मेथड है, लेकिन आंसर इससे सेम ही निकलता है। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये स्टॉक अकाउंट हम बनाते हैं इनवॉइस प्राइस पर, IP पर, है ना। तो इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, जितना गुड्स भेजा ब्रांच को वो लिख लिया, और क्रेडिट साइड में अगर कुछ गुड्स रिटर्न हुए, या अगर कोई सेल हो गए, या अगर कोई चोरी हो गए, या क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बच गया, वो लिख लेंगे।
तो सारी चीज़ें आईपी पर लिखते हैं, बस सेल जो होती है वो सेलिंग प्राइस पर लिखेंगे। तो हमारा आंसर बचेगा जिसको हम नाम दे देते हैं एपरेंट प्रॉफिट या एपरेंट सरप्लस। अच्छा, फिर हम बनाते हैं इसी को, मतलब एक इसी के लोड को रिकॉर्ड करने के लिए जिसका नाम होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जितनी भी ऊपर आइटम्स हमने लिखे उनके सबके लोड्स को हम क्रॉस पोस्ट कर देते हैं इस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो डेबिट में इसीलिए आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, शॉर्टेज का लोड, गुड्स रिटर्न का लोड, गुड्स इन ट्रांजिट का लोड, वो सब आ गया। और क्रेडिट में आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक का लोड, गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोड और एपरेंट सरप्लस एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आ जाता है हमारा फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रांच पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जितने ब्रांच के खर्चे हैं वो डेबिट में लिख लेते हैं, जो शॉर्टेज में एबनॉर्मल लॉस हुआ वो डेबिट में लिख लेते हैं और हमारा नेट प्रॉफिट का आंसर आ जाता है। बाकी हाँ, एक वर्किंग नोट में हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है, वो सेम ही रहता है जैसे मतलब एक नॉर्मल हम डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो इस मेथड पे भी क्वेश्चन मतलब कई बार पूछ लेता है। तो इसमें हमें मेनली 4 लेजर अकाउंट बनाने हैं, एक स्टॉक अकाउंट, एक एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट और डेटर अकाउंट। तो इसके कॉन्सेप्ट में मतलब अगर मैं बात करूं तो बस यही है।